हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। यह क्लास एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत रिकॉर्ड की जा रही है और बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु आज जो विषय लिया जा रहा है इस क्लास में वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के ऊपर जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है मुक्तिबोध का काव्य शिल्प फैंटेसी के विशेष संदर्भ में। आप जानते हैं कि मुक्तिबोध की फैंटेसियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो मैंने सोचा कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन की दृष्टि से कि मुक्तिबोध का काव्य शिल्प भी इसमें आ जाएगा और मुक्तिबोध की फैंटेसी के भी बारे में हम लोग इसमें बात कर लेंगे। इस प्रकार से हम काव्य शिल्प के अंतर्गत फैंटेसी को थोड़ा विस्तार से समझेंगे और मुक्तिबोध के काव्य शिल्प की चर्चा हम तो यहाँ पर करेंगे ही। तो चलिए लिखते हैं हम लोग प्रस्तावना। मुक्तिबोध प्रगतिशील कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। मुक्तिबोध प्रगतिशील कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अन्य प्रगतिशील कवियों से आधारभूत वैचारिक समानता के बावजूद मुक्तिबोध का काव्य भिन्न और अपनी वैयक्तिक विशिष्टता लिए हुए है। मुक्तिबोध का काव्य भिन्न और अपनी वैयक्तिक विशिष्टता लिए हुए है। साहित्य और कला संबंधी प्रश्नों पर मुक्तिबोध ने स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करके जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसे हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। ये हो गई हमारी प्रस्तावना। अब एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे। पहली हेडिंग डालेंगे आप फैंटेसी का स्वरूप और उसकी प्रकृति। फैंटेसी मूलतः मनोविश्लेषण शास्त्र से संबद्ध शब्द है जिसकी व्याख्या स्वप्न के संदर्भ में फ्रायड और युंग ने की है। फैंटेसी विवेक प्रक्रिया द्वारा अनुशासित न होकर हृदय या मन द्वारा अनुशासित होती है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि डैश करके उनका मैं अंदर लिखेंगे, जो फैंटेसी अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा से स्वतंत्र होकर अनुभव के भीतर की ही संवेदनाओं के द्वारा उत्सर्जित और प्रक्षेपित होगी, वह एक अर्थ में वैयक्तिक होते हुए भी निर्वैयक्तिक होगी। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक अन्य जगह फैंटेसी के बारे में मुक्तिबोध ने लिखा है कि डैश करके उनका हम अंदर लिखेंगे। अलग पेन से लिखना है, सारे कथन सारे उदाहरण अलग पेन से लिखेंगे। फैंटेसी डायनेमिक होती है। कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होते ही उसकी गतिमानता शुरू हो जाती है। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे और दूसरी हेडिंग लिखेंगे फैंटेसी के शिल्प की शक्ति और सीमा। फैंटेसी के शिल्प की
शक्ति और सीमा। इसमें लिखेंगे फैंटेसी और भाववादी शिल्प के संबंध में, फैंटेसी और भाववादी शिल्प के संबंध में मुक्तिबोध की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि फैंटेसी के शिल्प का उन्होंने अपने ढंग से विकास किया है। फैंटेसी के शिल्प का उन्होंने अपने ढंग से विकास किया है। उनकी कविताओं में फैंटेसी बहुमुखी प्रकृति में अभिव्यक्त हुई है। उनकी कविताओं में फैंटेसी बहुमुखी प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हुई है। इसीलिए उनकी अधिकांश कविताओं में उनका पूरा व्यक्तित्व, संपूर्ण अनुभूत जीवन सार और एक इच्छित जीवन का आदर्श ही नहीं समाविष्ट हुआ है, और एक इच्छित जीवन का आदर्श ही नहीं समाविष्ट हुआ है, वरन उसमें मानवीय सामाजिक संबंध क्षेत्र भी अभिव्यक्त हुए हैं। वरन उनमें मानवीय सामाजिक संबंध के क्षेत्र भी अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि डैश करके कविता का उदाहरण लिखेंगे, अनजाने हाथ मित्रता के, अनजाने हाथ मित्रता के, सेकंड लाइन, मेरे हाथों में पहुंच ऊष्मा करते हैं। अनजाने हाथ मित्रता के, सेकंड लाइन, मेरे हाथों में पहुंच ऊष्मा करते हैं। थर्ड लाइन, मैं अपनों से घिर उठता हूँ, मैं अपनों से घिर उठता हूँ। फोर्थ लाइन, मैं विचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में, मैं विचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में। और अंतिम लाइन, यह निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव होगी, यह निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव होगी। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, कविताओं के विश्लेषण के संदर्भ में फैंटेसी, कविताओं के विश्लेषण के संदर्भ में फैंटेसी। मुक्तिबोध की अंतःकरण का आयतन नामक कविता, मुक्तिबोध की अंतःकरण का आयतन नामक कविता मैं के माध्यम से आत्मकथन शैली में प्रस्तुत हुई है। मैं के माध्यम से, मैं मतलब आई, मैं के माध्यम से कविता आत्मकथन शैली में प्रस्तुत हुई है। काव्य नायक मैं, काव्य का नायक कौन है उसमें? मैं। काव्य नायक मैं आरंभ में ही अपनी सर्वगामी छाया के माध्यम से एक रहस्यमय वातावरण की सृष्टि करता है, एक रहस्यमय वातावरण की सृष्टि करता है। डैसर के उदाहरण लिखेंगे, पर क्या करूं यह छाह मेरी सर्वगामी है, पर क्या करूं यह छाह मेरी सर्वगामी है। सेकंड लाइन, हवाओं में अकेली सांवली बेचैन उड़ती है, हवाओं में अकेली सांवली बेचैन उड़ती है। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, मुक्तिबोध ने अपनी फैंटेसी के माध्यम से वर्तमान जीवन तथ्यों और उसके मूलभूत प्रश्नों को, वर्तमान जीवन तथ्यों और उसके मूलभूत प्रश्नों को अतीत में प्रक्षेपित कर वर्तमान से एक आकर्षक दूरी पैदा की है, अतीत में प्रक्षेपित कर वर्तमान से एक आकर्षक दूरी पैदा की है। इसीलिए उनकी कविताओं में बेबीलोन, इसीलिए उनकी कविताओं में बेबीलोन
अपनी रूपकीय मुद्रा के कारण पूंजीवादी शोषण पर आधारित आधुनिक राज्याश्रयी संस्कृति का प्रतीक बन जाता है। आधुनिक राज्याश्रयी संस्कृति का प्रतीक बन जाता है। डैक्सर के उदाहरण लिखेंगे कि बेबीलोन सचमुच नष्ट होगा क्या? कि बेबीलोन सचमुच नष्ट होगा क्या? सेकंड लाइन, प्रतिष्ठित राज्य संस्कृति के प्रभावी दृश्य। प्रतिष्ठित राज्य संस्कृति के प्रभावी दृश्य। थर्ड लाइन, सुंदर सभ्यता के तुंग स्वर्ण कलश। सुंदर सभ्यता के तुंग स्वर्ण कलश। फुल स्टॉप, नोट कमा क्लोज कर देंगे। मुक्तिबोध का अभिप्राय है कि पूंजीवादी जीवन दर्शन, कला दर्शन, संपूर्ण चिंतन प्रणाली शाश्वत और अकाट्य नहीं है। शाश्वत और अकाट्य नहीं है। अपने जन विरोधी स्वरूप के कारण उसकी समाप्ति अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी है। इसीलिए मुक्तिबोध निम्नलिखित कविता में फैंटेसी का सहारा लेकर कहते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि। इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतःशुद्धि। इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतःशुद्धि। इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल। इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल। फोर्थ लाइन, केवल एक जलता सत्य देने टाल। केवल एक जलता सत्य देने टाल। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ। और अंतिम पंक्ति, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। और अगली हेडिंग लिखेंगे, भाववादी शिल्प का यथार्थवादी दृष्टि से उपयोग। भाववादी शिल्प का यथार्थवादी दृष्टि से उपयोग। भाववादी शिल्प को ग्रहण करते हुए भी मुक्तिबोध एक यथार्थवादी समाजवादी कलाकार के ही रूप में हमारे सामने आते हैं। भाववादी शिल्प को ग्रहण करते हुए भी मुक्तिबोध एक यथार्थवादी समाजवादी कलाकार के ही रूप में हमारे सामने आते हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं कि डैश करके अंदर लिखेंगे, कलात्मकता केवल नई कविता की बपौती नहीं है। कलात्मकता केवल नई कविता की बपौती नहीं है। उसे हम प्रगतिशील कवि भी साध सकते हैं। उसे हम प्रगतिशील कवि भी साध सकते हैं। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने नई कविता की शिल्पगत उपलब्धियों को स्वीकार किया तथा जनवादी चेतना की अभिव्यक्ति के लिए उसका अत्यंत सार्थक ढंग से उपयोग किया। मुक्तिबोध की प्रतीक योजना, मिथक रचना, उपमा और रूपक व्यवस्था, बिंब विधान द्वारा निर्मित उसके दृढ़ प्राचीर को तोड़ते हुए जनवादी चेतना के लिए उसका द्वार खोल दिया है। जनवादी चेतना के लिए उसका द्वार खोल दिया है। फुल स्टॉप। और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे, काव्य भाषा
एवं शब्दावली। काव्य भाषा एवं शब्दावली। काव्य भाषा के संबंध में मुक्तिबोध का कोई रूढ़ आग्रह नहीं रहा है। काव्य भाषा के संबंध में मुक्तिबोध का कोई रूढ़ आग्रह नहीं रहा है। उनकी नवीन चेतना कभी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से गुजरती है, तो कभी अरबी फारसी उर्दू के नाजुक हाथों को थाम कर चलती है, तो कभी अरबी फारसी उर्दू के नाजुक हाथों को थाम कर चलती है, तो कभी बोलचाल के सहज प्रवाह में प्रवाहित होती है, तो कभी बोलचाल के सहज प्रवाह में प्रवाहित होती है, तो कभी कभी अंग्रेजी हिंदी संस्कृत के मिश्रित रूप का कुशलतापूर्वक सहारा लेती है। अंग्रेजी हिंदी संस्कृत के मिश्रित रूप का कुशलतापूर्वक सहारा लेती है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। अब लिखेंगे उदाहरण नंबर 1, यानी आप रोमन में डालेंगे फर्स्ट यानी 1, और उदाहरण लिखेंगे फाड़ श्याम मृत्तिका वरण उठे सकोण। फाड़ श्याम मृत्तिका वरण उठे सकोण। सेकंड लाइन, प्रस्तरी अंग यत्र तत्र सर्वत्र। प्रस्तरी अंग यत्र तत्र सर्वत्र। दूसरा लिखेंगे, रोमन में डालेंगे दूसरा, भूल आलमगीर। भूल आलमगीर आपके सिलेबस की कविता है ये। सेकंड लाइन, मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह। मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह। थर्ड लाइन, लोहे का जिरह बख्तर पहन। लोहे का जिरह बख्तर पहन। खूंखार आली जाह। खूंखार आली जाह। फुल स्टॉप में उनका क्लोज कर देंगे। एक तीसरा उदाहरण लिखेंगे, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता। स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता। क्रॉस एग्जामिन हिम थारोली। क्रॉस एग्जामिन हिम थारोली। पहली पंक्ति है स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, और सेकंड पंक्ति है क्रॉस एग्जामिन हिम थारोली। अंधेरे में कविता की पंक्तियां हैं ये। तो इस तरह से उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सभी प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग आप देखते हैं कि काव्य भाषा के अंतर्गत मुक्तिबोध करते हैं। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक अगली हेडिंग डालेंगे, तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग। तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग। शब्द चयन और शब्दावली प्रयोग की दृष्टि से मुक्तिबोध अपने युग के एक विशिष्ट कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। मुक्तिबोध अपने युग के एक विशिष्ट कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अपनी कविताओं में देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने अपने भावों को सहज बनाने की पुरजोर कोशिश की, ताकि संप्रेषणीयता बनी रहे। पुरजोर कोशिश की ताकि संप्रेषणीयता बनी रहे। डैश करके नुकामा में एक उदाहरण लिखेंगे, दादा का सोंटा भी करता है दांव पेच। दादा का सोंटा भी करता है दांव पेच। सेकंड लाइन, नाचता है हवा में। थर्ड लाइन, गगन में नाच रही कक्का की लाठी। गगन में नाच रही कक्का की लाठी। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। और अगली हेडिंग लिखेंगे, नाटकीय भाषा का प्रयोग। नाटकीय भाषा का प्रयोग। मुक्तिबोध की तमाम भाषा विशेषताओं के साथ ही नाटकीयता भी
उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। नाटकीयता भी उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इसे हम चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह की पहली कविता, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये संग्रह का नाम है इनकी कविताओं का। चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह की पहली कविता, भूल गलती से लेकर अंतिम कविता अंधेरे तक, अंधेरे में तक हम आसानी से देख सकते हैं। अंधेरे में तक हम आसानी से देख सकते हैं। स्थान स्थान पर प्रश्न उत्तर, उत्तर प्रत्युत्तर, पट परिवर्तन, पटाक्षेप, दृश्य परिवर्तन, छाया ध्वनि प्रकाश आदि की कुशल योजना मुक्तिबोध की शिल्पगत विशिष्ट उपलब्धि है। आदि की कुशल योजना मुक्तिबोध की शिल्पगत विशिष्ट उपलब्धि है। इसके लिए वे कुछ विशेष शब्दों का सहारा भी लेते हैं। इसके लिए वे कुछ विशेष शब्दों का सहारा भी लेते हैं। डैश करके एक अलग पेन से लिखेंगे, अलग कलर की पेन से। अचानक, अकस्मात, यकायक, अनायास, अरे, ओ, अरे अरे, कौन, क्यों, कैसे, हाय हाय आदि। हाय हाय आदि। अगली हेडिंग लिखेंगे बिंब योजना। बिंब योजना। शमशेर लिखते हैं कि मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। एक स्वप्न कथा शीर्षक कविता के अंतर्गत अत्यधिक व्याकुलता के क्षण में मुक्तिबोध लिखते हैं। अत्यधिक व्याकुलता के क्षण में मुक्तिबोध लिखते हैं। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। इसीलिए मेरी ये कविताएं भयानक हिडिंबा हैं। इसीलिए मेरी ये कविताएं, सेकंड लाइन, भयानक हिडिंबा हैं। हिडिंबा महाभारत की एक पात्र थी हिडिंबा। थर्ड लाइन, वास्तव की विस्फारित प्रतिमाएं। फोर्थ लाइन, विकृताकृति बिंबा हैं। विकृताकृति बिंबा हैं। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। चकमक की चिंगारियां शीर्षक कविता में मुक्तिबोध ने जीवन के यथार्थ को बिंबों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया है। टैच करके उदाहरण लिखेंगे। भयानक बदनसीबी के, सेकंड लाइन, जहां सूखे बबूलों की कटीली पात। थर्ड लाइन, भरती है हृदय में धुंध डूबा दुख। फोर्थ लाइन, भूखे बालकों के श्याम चेहरों साथ। फिफ्थ लाइन, मैं भी घूमता हूँ शुष्क। और अंतिम लाइन, आती याद मेरे देश भारत की। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंतिम 3 पंक्तियां भी लिख सकते हैं। कहाँ से? भूखे बालकों के श्याम चेहरों साथ
मैं भी घूमता हूँ शुष्क आती याद मेरे देश भारत की। याद हो जाए तो पूरा लिखिएगा, वरना 3 पंक्ति लिख देंगे तो आपका भी काम चल जाएगा। ठीक, फुल स्टॉप करके नोट काम क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। मुक्तिबोध जब अपनी कविताओं में सीन क्रिएट करते हैं, मुक्तिबोध जब अपनी कविताओं में कोई सीन क्रिएट करते हैं तो ध्वनि बिंबों का अत्यंत सार्थक प्रयोग करते हैं, तो ध्वनि बिंबों का अत्यंत सार्थक प्रयोग करते हैं। जैसे डैश करके उदाहरण लिखेंगे, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। थर्ड लाइन, भरे दरबारे आम में मैं भी, भरे दरबारे आम में मैं भी। फोर्थ लाइन, संभल जागा, संभल जागा। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक लाइन छोड़ करके दूसरा उदाहरण लिखेंगे। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़। थर्ड लाइन, भागती है चप्पल चटपट आवाज। भागती है चप्पल चटपट आवाज। थर्ड लाइन, चांटों सी पड़ती, चांटों सी पड़ती। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक तीसरा उदाहरण, ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। सेकंड लाइन, हाथ के पंजे बराबर, हाथ के पंजे बराबर। फोर्थ लाइन, बाह छाती मुंह छपाछप, बाह छाती मुंह छपाछप। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, प्रतीक योजना, प्रतीक योजना। मुक्तिबोध की कविताओं में प्रयुक्त प्रमुख प्रतीकों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। प्रमुख प्रतीकों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। डैश करके नीचे लिखेंगे आप। अब एक तरफ लिखेंगे शब्द, कब एक तरफ लिखेंगे आप कविताओं में प्रयुक्त शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रतीक। कविताओं में प्रयुक्त शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे आप प्रतीक। सबसे पहले लिखेंगे आप पोस्टर, पोस्टर। डैश करके लिखेंगे क्रांति धर्मिता का प्रतीक। पोस्टर क्रांति धर्मिता का प्रतीक। दूसरा लिखेंगे उसके नीचे डूबता चांद, डूबता चांद। डूबता चांद ये प्रतीक है पूंजीवादी व्यवस्था के धराशायी होने का, पूंजीवादी व्यवस्था के धराशायी होने का। तीसरा लिखेंगे चांद, डैश करके लिखेंगे पूंजीवादी शक्ति का, पूंजीवादी शक्ति का। फिर लिखेंगे कंस, क्रूर एवं शोषक सत्ता प्रतिनिधि का। कंस क्रूर एवं शोषक सत्ता प्रतिनिधि का। स्याह पहाड़ संघर्ष का। अंधेरा, अंधेरा मध्यवर्ग, मध्यवर्ग के, मध्यवर्ग की विवशता का, मध्यवर्ग की विवशता का। अंधेरा मध्यवर्ग की विवशता का। ठीक, और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे चकमक की चिनगारियां कविता से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। चकमक की चिनगारियां कविता से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, जहां पर पत्थरों के सिर, जहां पर पत्थरों के सिर। सेकंड लाइन, गरीबी के उपेक्षित श्याम चेहरों की दिलाते याद,
जहाँ पर पत्थरों के सिर, सेकंड लाइन, गरीबी के उपेक्षित श्याम चेहरों की दिलाते याद, थर्ड लाइन, टूटी गाड़ियों के सांवले धक्के, टूटी गाड़ियों के सांवले चक्के, सॉरी चक्के, धक्के नहीं चक्के, टूटी गाड़ियों के सांवले चक्के, अंतिम लाइन, दिखे तो मूर्त होते आज के धक्के, दिखे तो मूर्त होते आज के धक्के। फुल स्टॉप, इनोड कॉमा क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेड लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे मिथकीयता। मिथकीयता। मुक्तिबोध मिथकों के प्रयोग को लेकर अपनी निजी विशिष्टता के द्वारा हिंदी काव्य जगत में अद्वितीय हैं। हिंदी काव्य जगत में अद्वितीय हैं। मुक्तिबोध ने वर्तमान जीवन की त्रासदी और उससे मुक्ति की समस्या के समाधान के लिए उनकी दृष्टि पौराणिक प्रतीकों और मिथकों की ओर भी गई। पौराणिक प्रतीकों और मिथकों की भी ओर गई। इस क्रम में उन्होंने वैदिक ऋषि, सुनहशेष, अजिगर्त, दधीच, राम, रावण, हनुमान के साथ ही महाभारत के कौरव पांडव संघर्ष और उसके विभिन्न पात्रों द्रोण, कर्ण, भीष्म, अर्जुन, कृष्ण, द्रोण, कर्ण, भीष्म, अर्जुन, कृष्ण आदि को अत्यंत सार्थक मिथक का रूप दिया है। अत्यंत सार्थक मिथक का रूप दिया है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, देवकी से कृष्ण जन्म की पौराणिक मान्यता का आधार ग्रहण कर, देवकी से कृष्ण जन्म की पौराणिक मान्यता का आधार ग्रहण कर कोयलों की खदान में कार्यरत महिला के पीड़ादायक प्रसव का उल्लेख करते हुए मुक्तिबोध ने लिखा है। आधार ग्रहण कर कोयलों की खदान में कार्यरत महिला के पीड़ादायक प्रसव का उल्लेख करते हुए मुक्तिबोध ने लिखा है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, अभागिन किसी आत्मा ने, सेकंड लाइन, देवकी ने, थर्ड लाइन, अंधियारी अत्याचारी जाने किस प्रहर रात, अंधियारी अत्याचारी जाने किस प्रहर रात, अंतिम लाइन, जन्म दिया कृष्ण को अपार संताप में, जन्म दिया कृष्ण को अपार संताप में। फुल स्टॉप, नोट का मैं क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, डूबता चांद कब डूबेगा शीर्षक कविता में, डूबता चांद कब डूबेगा शीर्षक कविता में मुक्तिबोध ने मिथकीयता का अत्यंत सटीक प्रयोग किया है। मिथकीयता का अत्यंत सटीक प्रयोग किया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, जाने किसके डर से वे स्थानांतरित कर रहे, जाने किसके डर से वे स्थानांतरित कर रहे, सेकंड लाइन, जीवन के आत्मज सत्यों को, जीवन के आत्मज सत्यों को, थर्ड लाइन, किस महाकंस से भय खाकर, किस महाकंस से भय खाकर। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, मुक्तिबोध ने इस नगरी शीर्षक कविता में, मुक्तिबोध ने इस नगरी, जितनी कविताएं बता रहा हूं मैं, आप सारी कविताओं को डबल नोट कामा में बंद करेंगे
और उनके नीचे एक लाइन खींचेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। आप जितने भी नाम लेता हूँ मैं उन सभी नामों को अंडरलाइन कर देंगे। जितनी भी कविताओं का नाम लेता हूँ सभी कविताओं को अंडरलाइन कर देंगे। जितनी भी पुस्तकों का नाम लेता हूँ उन सभी पुस्तकों को अंडरलाइन कर देंगे। महाभारत की वास्तविकता को इस नगरी शीर्षक कविता में महाभारत की वास्तविकता को इस नगरी शीर्षक कविता में मुक्तिबोध ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। डैश करके इन्होंने का उदाहरण लिखेंगे। इस नगरी में कौरव के घर, इस नगरी में कौरव के घर, सेकंड लाइन, वीर द्रोण की थकन भरी है भूरी भूरी। इस नगरी में कौरव के घर, सेकंड लाइन, वीर द्रोण की थकन भरी है भूरी भूरी। थर्ड लाइन, पीली है सूरत अनचाहों की सेवा में, पीली है सूरत अनचाहों की सेवा में। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग लिखेंगे, अलंकार योजना। अलंकार योजना। हालांकि मुक्तिबोध ने अलंकारों के प्रति अपना कोई विशेष राग प्रदर्शित नहीं किया है, बावजूद इसके काव्य रचना प्रक्रिया के दौरान सहज रूप में अलंकारों का आ जाना स्वाभाविक हो जाता है। अलंकारों का आ जाना स्वाभाविक हो जाता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। एक लाइन छोड़ेंगे, रोमन में लिखेंगे 1, उसमें लिखेंगे उपमा। मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है, मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है। दूसरा लिखेंगे सेकंड, रूपक। अंबर के पलने से उतार रविराज पुत्र, अंबर के पलने से उतार रविराज पुत्र। तीसरा लिखेंगे मानवीकरण। तारों की आंखें चमचमा रही हैं, तारों की आंखें चमचमा रही हैं। सभी में फुल स्टॉप करके नोट का क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, छंद योजना। छंद योजना। जैसा कि हम जानते हैं, प्रयोगवादी कवि छंदों के प्रति बिल्कुल मोह नहीं रखता, छंदों के प्रति बिल्कुल मोह नहीं रखता। इन सभी कवियों का प्रिय छंद है मुक्त छंद। इन सभी कवियों का प्रिय छंद है मुक्त छंद। मुक्तिबोध ने भी छंद विधान के अंतर्गत मुक्त छंद का ही प्रयोग किया है। इसलिए उनकी किसी भी कविता का यहाँ उदाहरण दिया जा सकता है, क्योंकि उनके अर्थ में लय है, शब्द में नहीं। क्योंकि इन कविताओं के अर्थ में लय है, शब्द में नहीं। अब डैश करके कुछ उदाहरण लिखते हैं, 1-2 उदाहरण डैश करेंगे, एक लाइन छोड़ करके इन्होंने कहा पहला उदाहरण लिखेंगे, खामोश सब खामोश। खामोश, सेकंड लाइन, सब खामोश। थर्ड लाइन, मनसबदार। फोर्थ लाइन, शायर और सूफी। फिफ्थ लाइन, अल गजाली इब्ने सिना अल बरूनी। अल गजाली इब्ने सिना अल बरूनी। सिक्स्थ लाइन, आलिमो फाजिल सिपह सालार सब सरदार। आलिमो फाजिल सिपह सालार सब सरदार। अंतिम लाइन है खामोश। खामोश, सब खामोश, मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजाली इब्ने सिना अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर दीजिएगा।
तो कुल मिलाकर के आप जो पहली कविता है मुक्तिबोध की आपके सिलेबस में भूल गलती, उससे आप कहीं से भी एक दो उदाहरण दीजिएगा जो आपको आसानी से याद हो जाएं। उन उदाहरणों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पर निष्कर्ष, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि मुक्तिबोध द्वारा प्रयुक्त प्रतीक, रूपक, मिथक, काव्य भाषा, समूची उपमान व्यवस्था, अलंकार योजना, मिथकीयता, ये सारे ऐसे उपकरण हैं जो एक ओर फैंटेसी के मूल ढांचे को कायम रखते हैं, और दूसरी ओर वर्तमान जीवन तथ्यों के रंग भी भरते हैं। शब्द चयन और शब्दावली प्रयोग की दृष्टि से भी मुक्तिबोध अपने युग के एक विशिष्ट कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। फुल स्टॉप कर देंगे, निष्कर्ष आपका यहाँ पर समाप्त होता है। 41-42 मिनट की क्लास हुई। हमने इस क्लास में आज मुक्तिबोध की फैंटेसी और उनके काव्य शिल्प के बारे में विस्तार से बात की। और यह क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है तो आप इसे पूरा लिखेंगे, और अगर शॉर्ट आंसर में थोड़ा इसे शॉर्ट करके पूछा जाता है तो इसे शॉर्ट करके आप लिख देंगे। तो चलिए, हमारे साथ हमारे विद्यार्थी इतनी देर तक बने रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। मैं आभारी हूँ अपने उन विद्यार्थियों के प्रति जो मन लगा करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि धन तो आपके घर वाले लगा रहे हैं, आपको केवल मन लगाना है। लेकिन तमाम विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो तन और मन और धन तीनों लगा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के प्रति मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जो तन मन धन तीनों से पढ़ाई कर रहे हैं। इन तीनों को ईश्वर अपनी सुरक्षा संरक्षा में रखे और हमारे सभी विद्यार्थियों को उनके कैरियर के प्रति उनकी चिंता को दूर करे। इन्हीं आशाओं आकांक्षाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।